Good morning, students. Welcome to Education Point NEET coaching classes for biology. Myself Sushant, and I will be your biology tutor for NEET preparations. Okay? So students, आज हम 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड. तो स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड ये जो चैप्टर है काफी इजी चैप्टर है, और ये चैप्टर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि काफी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. तो इसमें व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी के अलग अलग जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, जैसे व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. देन देयर आर वेरियस डेफिनेशंस, जैसे लाइफ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं हम. उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम पढ़ने के लिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी सिलेबस का, विच इज द लिविंग वर्ल्ड. तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन से. तो क्योंकि हम बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमको बायोलॉजी की डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है. ठीक है, बायोलॉजी जो वर्ड है ये एक लैटिन नाम की लैंग्वेज है. जैसे हमारी हिंदी होती है, मराठी होती है, इंग्लिश होती है, वैसे लैटिन नाम की एक लैंग्वेज है. बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड लैंग्वेज है. आपने देखा होगा कि प्लांट्स के, एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो काफी देखा है हमने अजीबोगरीब तरीके के होते हैं. जैसे हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. ठीक है ना. अगेन होमो सेपियन इज अ लैटिन भाषा में वो हमारा मीनिंग है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का. उसी तरह से बायोलॉजी ये जो वर्ड है, इस सब्जेक्ट का जो टाइटल है, ये कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है. अब बायोलॉजी इस वर्ड में दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है बायोस और दूसरा पार्ट होता है लॉजिया. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजी इस वर्ड के दो पार्ट करके देखिए, यानी कि दो सेक्शन करके देखिए, तो उसमें दो वर्ड्स आते हैं. एक होता है बायोस और दूसरा होता है लॉजिया. तो बायोस का मीनिंग होता है life. What do you mean by bios? Bios is meaning of life and logia means study. अब ध्यान में आया आपके? तो what is biology? Biology is the study of life. Life. ठीक है? डेफिनेशन क्या कहता है बायोलॉजी का? अभी हमने ये तो समझ लिया कि what is the meaning of biology. बायोलॉजी ये वर्ड जो होता है लैटिन लैंग्वेज से आया है. बायोलॉजी वर्ड के दो पार्ट होते हैं. ठीक है, कौन से? बायोस मीन्स लाइफ और लॉजिया मीन्स स्टडी. तो व्हाट इज बायोलॉजी? हम बायोलॉजी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी का डेफिनेशन ये कहता है कि बायोलॉजी इज द डिटेल्ड scientific study of living organisms. बहुत इजी डेफिनेशन है बायोलॉजी का. ये पहला डेफिनेशन बन रहा है किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए. आप ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, हम भी सब लोगों ने पढ़ा है. तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है. व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो तीन वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी. सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आगे चलते हैं. समझा ना बायोलॉजी का डेफिनेशन? चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके लिए. बायोलॉजी ये जो वर्ड है ये कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है. बायोलॉजी वर्ड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. बायोस मीन्स लाइफ और लॉजिया मीन्स स्टडी. सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं. उसके बाद
बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब ऐसी चीजें जिनको हमारे को बायोलॉजी की स्टडी करते टाइम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजी? पहला फीचर होता है बायोलॉजी सेल। व्हाट इज सेल? तो बायोलॉजी ये कहता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, एल्गी हो, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब जिस भी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसके बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, और व्हाट आर दीज सेल्स? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये दो वर्ड ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज सेल? बायोलॉजी हमको क्या बताता है? सबसे पहले बायोलॉजी हमको ये बताता है कि व्हाट इज बायोलॉजी, डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी ने हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज बताई है वो है व्हाट इज सेल। तो बायोलॉजी क्या कहता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी बॉडी जितने भी फंक्शंस करती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सेल। समझा? दिस इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी हमको क्या बताती है? व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बायोलॉजी विच वी नीड टू स्टडी इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी ये सब्जेक्ट का नाम है। अगेन ध्यान में रखिएगा, आपने कई सारी किताबें देखी होगी, ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मतलब हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली एनाटॉमी ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या कह सकते हैं हम? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसका अगेन इसको बोलना नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट इज एनाटॉमी? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एनाटॉमी का डेफिनेशन किसने बताया हमको? बायोलॉजी ने। ठीक है, व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलता है वो होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, आपने अगेन वही एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि हमने बहुत सारी किताबें देखी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, 11th के सिलेबस में, स्टैंडर्ड 11th की बायोलॉजी के सिलेबस में हमको दोनों पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ना है। इसीलिए हम यहाँ पे एनाटॉमी का डेफिनेशन और वो क्या होता है एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद फिजियोलॉजी का डेफिनेशन, फिजियोलॉजी क्या होता है और फिजियोलॉजी हमको क्यों पढ़ना होता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी भी ये एक फील्ड है बायोलॉजी का, एंड फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए
एनाटॉमी क्या कहता है? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। किसके बॉडी का फंक्शन? ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। समझ में? बहुत इजी है स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी के ही दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, अगेन किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट। चले यहां तक समझा? ओके। तो अब लास्ट जो पॉइंट बचता है इस स्लाइड में वो है बायो मॉलिक्यूल्स। आपने ग्लूकोज का नाम सुना है? हाँ, सबने सुना होगा। ग्लूकोन डी तो सभी पीते हैं, ठीक है। आपने डीएनए आरएनए का भी नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स ये क्या है? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स है। तो व्हाट इज ग्लूकोज, व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए? दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ये ऐसी चीज होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करता है? बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे करता है? बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज लाइफ sustaining बायोकेमिकल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब बायोलॉजी कैसे डिफाइन करता है बायोमॉलिक्यूल्स को? बायोमॉलिक्यूल्स आर लाइफ सस्टेनिंग बायोकेमिकल्स। इनको बायोकेमिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है तो केमिकल्स ही, केमिकल नेचर होता है इनका, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायो केमिकल्स। अच्छा, लाइफ सस्टेनिंग क्यों? बहुत इजी है अगेन, क्योंकि इनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने डेली बॉडी फंक्शंस पूरे करने के लिए बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। इसमें वाटर भी आ गया, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, इसमें आपका फैट आ गया, डीएनए आ गया, आरएनए आ गया। ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी के डेली फंक्शन पूरे करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? बायोमॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट लाइफ सस्टेनिंग बायोकेमिकल्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, लाइफ सस्टेनिंग, ठीक है। ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इनके बिना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड में? डीएनए, आरएनए एंड ऑफ कोर्स वाटर, बहुत सारे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? Until now we have studied the definition of biology. What is biology? Biology is the detailed scientific study of living organisms. ठीक है, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है, उनकी स्टडी पे डील करता है। बायोलॉजी का सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होता है? सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल। What is cell? Cell is the basic unit of structure and function for all living organisms. मतलब सेल ऐसी चीज है जो दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसके बॉडी में होती है, ठीक है। देन व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। लेकिन किसके बॉडी का स्ट्रक्चर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है। किसका बॉडी फंक्शन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंड फाइनली हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स?
बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफ सस्टेनिंग बायोकेमिकल्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड देयर आर मेनी अदर्स। सो दीज वेयर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब हम बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वायरसेस हो, फंगस हो, हम किसके बारे में पढ़ते हैं? उनके सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेल्स की स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, सेल्स का फंक्शन यानी कि बॉडी का फंक्शन, एंड फाइनली बायोकेमिकल्स। कौन से बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स उनके बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या देखा है? बायोलॉजी के डेफिनेशंस, ठीक है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन और बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लास्ट में हमने देखा व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए या लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज लाइफ, ठीक है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये बोला कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें लाइफ होती है, वो जिंदा होते हैं, उनमें जीवन होता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ? तो लाइफ का डेफिनेशन भी बहुत इजी है, ठीक है। तो हम लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं? लाइफ इज डिफाइंड एज यूनिक एक्सप्रेशन of life sustaining बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हम इस डेफिनेशन को, लाइफ के डेफिनेशन को दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको ठीक से समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। लाइफ इज डिफाइंड एज यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि व्हाट आर लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स? लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स आर बायोकेमिकल्स essential for sustaining life. For example, carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids and water. So this is the first part for the definition of life. What is life? Life is the unique expression of life sustaining molecules. And दूसरा पार्ट क्या कहता है? Their effect on living organisms. तो ये है लाइफ का साइंटिफिक डेफिनेशन। जीवन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जीवन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन लाइफ? लाइफ इज द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर एंड मेनी अदर। इसमें आपका विटामिन भी आ गया, मिनरल्स भी आ गए, सॉल्ट भी आ गए, बहुत कुछ होता है। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यूनिक एक्सप्रेशन। लाइफ इज द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
proteins, nucleic acids, water and many other, and their effect on living organism. ठीक है, यूनिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोमोलिक्यूल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स नॉन लिविंग चीजों में नहीं पाए जाते, इसलिए लाइफ को यूनिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जिंदा चीजों में पाया जाता है, नॉन लिविंग चीजों में लाइफ नहीं होती, तो बायोमोलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। अच्छा, आप ये बोलोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी। फैट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी एंड बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में मसल्स बनाते हैं, बोन्स में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? दे कैरी इंफॉर्मेशन। वाटर क्या होता है? वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं, बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन चलते हैं, उनके लिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है, समझा? आगे चलते हैं। तो व्हाट इज लाइफ? स्टूडेंट्स, लाइफ का डेफिनेशन समझा आपको? बहुत इजी है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? जो भी ऐसी चीज या ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा मैटर जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये तो हो गया कॉमन टर्म में डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक डेफिनेशन भी बहुत इजी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड एज any individual which show and perform. So लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? एनी इंडिविजुअल विच शो and perform characteristics ठीक है। So what are living organisms? Living organisms are any individual which show and perform characteristics of life is known as living organism। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के भरोसे पे या इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमने इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सी? लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग आप किसको कहेंगे? जिसमें लाइफ होगी, ठीक है। लिविंग हम किसको कहते हैं? जिसमें लाइफ होगी, ठीक है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाटर एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Then what is living organism? Living organism is any individual which show and perform, सिर्फ दिखाएगा नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को सिर्फ दिखाएगा नहीं, शो नहीं करेगा, उसको परफॉर्म भी करेगा। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? एनी इंडिविजुअल विच शो एंड परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझा स्टूडेंट्स? तो आपको लाइफ का डेफिनेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं। देयर आर 8 क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर उधर एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस
लाइफ के जो 8 क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं विद वन और मोर एक्सेप्शंस हियर एंड देयर। सो व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है ग्रोथ, ठीक है। फिर आ गया आपका मेटाबॉलिज्म, फिर आ गया मूवमेंट, फिर आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, the next characteristic property of all living organisms is reproduction। इसके बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Then the next property, and very important property for all living organisms, is heredity। Then we have adaptation, ठीक है। एंड होमियोस्टैसिस। आई थिंक 8 हो गए। 1 ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, अडेप्टेशन एंड होमियोस्टैसिस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। So these are 8 classical characteristics of life which we observe in almost all living organisms in the world, or few exceptions here and there, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? ग्रोथ। सेकंड वन वाज मेटाबॉलिज्म, थर्ड वन मूवमेंट, फोर्थ वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ वन हेरिडिटी, सेवंथ इज अडाप्टेशन एंड एट्थ इज होमियोस्टैसिस। तो इसके बाद इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लाइफ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, अडाप्टेशन एंड होमियोस्टैसिस, एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनमें इधर उधर एक या दो हियर एंड देयर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके हम 2 कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज कौन से? अगर पहली कैटेगरी होती है अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में कोई एक्सेप्शन है तो उसको क्या कहते हैं? नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए लिख देते हैं, नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं? जिसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब क्या? कि ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते। इसका मतलब इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं? नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टर्स, क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो इसका उल्टा होता है दूसरी कैटेगरी जिसको कहते हैं डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, अदरवाइज आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जिनमें एक्सेप्शंस कभी नहीं हो सकता, उनमें एक्सेप्शंस हमको एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
ठीक है, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनमें हमको एक्सेप्शन नहीं चलता। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलना ही चाहिए। ठीक है, व्हाट आर डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं चलते। ठीक है, तो दीज आर नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? नॉन डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब ये कैरेक्टर्स कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाएंगे, मतलब उनमें एक्सेप्शंस होते हैं। और दूसरे कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? डेफिनेटिव कैरेक्टर्स जिनमें एक्सेप्शंस नहीं होते, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनमें एक्सेप्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता, जिनमें एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ, living organism, what are the characteristics of living organism, and what are 2 different categories of living organism, non definitive characteristics and definitive characteristics. ठीक है,